सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही होगी आपके पास, अब आ गई होगी। ठीक है, तो आज आप लोगों के दो चर के रैखिक समीकरण की तीसरे नंबर की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, दो क्लास आपकी हो चुकी है, तीसरे नंबर की क्लास आज आपके अब शुरू हो रही है। ये क्लास आपकी दो चर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, दो टाइप आपने पढ़ ली थी इक्वेशन सोल्व करना, अब दो चर के रैखिक समीकरण के अलग तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, वो आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो देखिए सभी, स्टार्ट करता हूं मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का, ध्यान से समझते रहना आप इन चीजों को। मैंने आपको ये बता दिया है कि दो चर के रैखिक समीकरण होते क्या है, दो चर के रैखिक समीकरण होते क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, दो चर, चर का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। जो समीकरण बनता है दो चर का, उसे हम ऐसे बोल सकते हैं, दो चर आएंगे ना, देखो मान लीजिए ये तो है अचर, ये तो है कोई गिनती वाली चीज, 1 2 3 4 5, ये है एक ही जगह पर आ जाएगा कुछ भी। ठीक है, फिर x हो गया प्लस, फिर ये भी एक संख्या हो गई, और फिर y हो गया, और फिर बराबर के अंदर आ गया, मान लो 5 आ गया, ax प्लस by, तो 5 की जगह पर मान लो c हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन बनती है 2x प्लस 3x बराबर 4 है। ठीक है, ये सॉरी y था यहाँ पर ना, तो दो चर तो x और y हो गए, ये तो हो गया देखो a, ये हो गया b, और ये क्या हो गया c, ये a b और c हो चुका आप लोगों के पास। तो देखिए अब इसे दो चर का रैखिक समीकरण या तो ऐसे बोलेंगे या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ax प्लस by और c इस साइड में हो जाएगा बराबर में 0। ये c नहीं गया इधर, ध्यान रखना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, लेकिन दोनों का मीन सेम है। ठीक है, c इधर भी आ सकता है बराबर के, या फिर c बराबर के इधर भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है चिन्ह तो जो भी होगा वो आ जाएगा इनका। ठीक है, c का चिन्ह तो जो भी होगा ना वो आ जाएगा, संख्या देखकर पता लग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, या तो बराबर के पहले ऐसे लिख सकते हैं या बराबर के बाद में c को ऐसे लिख सकते हैं, दो चर आपका होना जरूरी है। ठीक है, ये दो चर आने जरूरी है, बाकी a b c की जगह पर कोई भी संख्या आ जाएगी। समीकरण एक बार दोबारा देख लेता हूं, यह समीकरण बनेगा तो ऐसे बनेगा, 5y बराबर 7, 2x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या है 2, b का मान 5 और c का मान क्या आ रहा है 7 आ रहा है। या फिर ऐसे भी बन सकता है 4x प्लस 5y बराबर 6। ठीक है, बराबर 6 की जगह पर यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है 5y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ऐसा बन सकता है, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान हो गया, a b c का मान हो गया। तो दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन बन जाए, दोनों ही आपके इक्वेशन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a का मान प्लस का 2, b का मान प्लस का 4, c का मान माइनस का 3 आ गया। यदि आपके पास इक्वेशन ऐसे आ जाए x प्लस 2y बराबर, और ये आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर a की जगह पर अब कौन है, a हो, एक हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। ठीक है, ऐसे मान पहचानना देख लीजिए, a b c का मान आप लोगों को ढूंढना है। अब देखो ये आपका समीकरण कौन सा बताया था मैंने, दो चर का रैखिक समीकरण, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 बोल लो, या फिर ax प्लस by बराबर c बोल लो। यदि ये एक समीकरण है तो इससे ग्राफ बनता है। ठीक है, इससे ग्राफ बनता है एक सरल रेखा। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता है, एक सरल रेखा। पीडीएफ के अंदर आपको पूरी थ्योरी डाल रखी है, उनको आप अच्छे से रीड कर लेना, अभी मैं बस यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। तो इसका ग्राफ बनता है एक सरल रेखा। ठीक है, क्या बनता है, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा बनती है अनंत बिंदुए, जब एक सीध में आ जाए उसे सरल रेखा कहा जाता है। अनंत बिंदुए जब एक सीधी रेखा में आ जाए उसे ही सरल रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सरल रेखा। आगे होगा सबको समझ के अंदर, इसमें यदि दो समीकरण आ जाए तो दो रेखाएं बनेंगी। एक समीकरण आए, एक समीकरण से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब यदि आपके पास समीकरण है, ध्यान देना, यदि आपके पास दो समीकरण आगे मान लीजिए, तो यदि उनके हल है, यदि उनके समीकरण के जो समीकरण आएंगे आपके पास, यदि उनके हल है तो उन समीकरणों को कहा जाएगा संगत समीकरण। ठीक है, क्या कहा जाएगा, संगत समीकरण। और यदि इन समीकरणों का हल नहीं है तो आप उनको क्या कहोगे, असंगत समीकरण। ठीक है, क्या कहोगे, असंगत समीकरण। वापस देख लेना, यदि आपके पास समीकरण आए तो उस समीकरण से ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा बनता है, एक सीधी रेखा बनती है। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता है, एक सरल रेखा बनती है। और यदि
यदि इन समीकरणों का दो समीकरण आएंगे आपके पास, उनका यदि हल है तो संगत होता है और यदि हल नहीं है तो असंगत होता है। ये दो बातें आप याद रख लेना, एक बात ये याद रख लेना, ठीक है। आपके नोट्स के अंदर बढ़िया तरीके से चीजें लिखी हुई है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, हल हो तो संगत, हल न हो तो असंगत, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, हल हो तो संगत, हल न हो तो असंगत। और क्या बताया मैंने, ग्राफ क्या बनेगा, एक समीकरण से एक रेखा, सीधी रेखा बन जाती है, बिल्कुल सीधी, है ना। अब देखो यदि आपके पास दो समीकरण आ जाते हैं, ठीक है, ये दो समीकरणों का ही खेल है टाइप नंबर 3। यदि आपके पास ऐसे दो समीकरण आ जाए, a1x, चर तो वही रहेंगे, ठीक है, फर्क बस यहाँ पर पड़ेगा a1x प्लस b1y, देखो x और y ये तो चर राशि है, और प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा देखिए कौन सा आ गया, a2x, यहाँ पर गिनती वाली चीजें अलग अलग आ जाएंगे ना, चर राशि तो वही आ रही है यहाँ पर, b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे दो समीकरण आ गया आपके पास। पहले में तो 1 1 लगा दिया, x और y पर 1 1 मत लगा देना, ये तो चर है, दो समीकरणों में दो चर है, कौन कौन से, x और y। यदि यहाँ पर 1 लगा दोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे, तो फिर 4 चर हो जाएंगे। आपको 4 नहीं चाहिए, आपको 2 ही चर चाहिए, ऊपर वाले में भी x y है, नीचे वाले में भी वही x y है, ठीक है। बाकी जगह पर ABC की जगह पर कोई सी भी संख्या आ सकती है, अभी आपको बताऊंगा कैसे आएंगी वो तो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इनको बोला जाता है युगपत समीकरण, युग्मत बोलो, युगपत बोलो ना, युगपत समीकरण बोला जाता है। यदि दो समीकरण जोड़े में आ जाए तो उनको क्या बोला जाता है, युगपत समीकरण बोला जाता है। युग्म में आ जाए, दो समीकरण युग्म में आ जाए तो उनको युग्मत समीकरण, युगपत समीकरण बोला जाता है, ठीक है। आगे होगा आप लोगों को समझ में। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए युगपत समीकरण कैसे बनता है, 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब दोनों समीकरण में देखो, पहचानो आप, a1 का मान क्या आ गया, 2 आ गया, b1 का मान क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया, c1 का मान क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया, a2 का मान क्या आ गया, 3 आ गया, b2 का मान माइनस का 2 आ गया, c2 का मान माइनस का 7 आ गया, ठीक है। ऐसे ABC का मान ढूंढना है, x और y तो xy की जगह पर आ ही रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो a1, b1, c1, a2, b2, c2, ठीक है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये गुणांक है। गुणांक किनका है, चर राशियों का गुणांक है, ठीक है, ये चर राशियों का गुणांक है। यहाँ पर भी चर राशि आती है, आपको बता रखा है मैंने पिछले वाली कक्षाओं के अंदर, ठीक है। तो a1, b1, c1, a2, b2 और ये c2 ये गुणांक है, ठीक है। किनके गुणांक है, चर राशियों के गुणांक है। तो अब मैं जो पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं ना, ये पॉइंट ऐसा ही है, गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना, गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना। अब गुणांकों के मध्य संबंध कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान दे लेना, ठीक है। गुणांकों के मध्य क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। अब गुणांकों के मध्य संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, गुणांक कौन है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, इनके मध्य संबंध ज्ञात करना। अब काम की चीज आ रही है, बड़े ध्यान से सीख लेना। तो देखो संबंध कैसे होता है, पहले तो इन दोनों का अनुपात निकालो, तो दो समीकरण है, दोनों में ऊपर नीचे का अनुपात निकाल दो, a1 बटा a2, ठीक है, पहली कंडीशन। और फिर b1 बटा b2 को लो, दोनों को बटा में ले लिया, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ये तो आएगी पहली कंडीशन। हो सकता है दोनों समीकरणों में ये दोनों बराबर ना आए। दूसरी कंडीशन देखना, दूसरी कंडीशन आपकी इस तरह से है, a1 बटा a2 हो गया, फिर b1 बटा b2 हो गया, ठीक है। ये दोनों तो आएंगे अब की बार बराबर, लेकिन जो तीसरा है ना ये बराबर नहीं आएगा, c1 बटा c2, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ये दोनों बराबर है और इन दोनों के बराबर ये नहीं आएगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी देखना, अब की बार ये तो बराबर होंगे, a1 a2, b1 b2 और c1 और c2 है ना, इनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, ये तीन कंडीशन आपको आ जाएगी ना समझ में, तो फिर बाद में पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। आगे है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर है। अब ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। भी आपको मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, फिलहाल ध्यान देते रहना। यदि आप लोगों को यहाँ पर ये वाली कंडीशन मिल जाती है तो आप कहोगे इसका एक अद्वितीय हल होगा। भाई कितना हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इसका कितना हल होगा,
एक अद्वितीय हल होगा इसका। आ गया समझ में? इसका तो होगा एक अद्वितीय हल। अब दूसरी चीज देख लेना, इसका तो हो गया एक अद्वितीय हल, दूसरे के अंदर इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होगा। यदि दूसरी कंडीशन बनती है ना, दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? कोई हल नहीं होगा। और यदि तीसरी कंडीशन आपको बनी हुई दिख जाए तो आप कहोगे अनंत हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। देखो दोबारा देख लेते तीनों कंडीशन। एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, तीन कंडीशन बन गई। अब मैंने क्या बोला था? एक संगत असंगत बताया था ना। यदि हल है यहाँ पर, हल होते हैं तो समीकरण कैसे होंगे? ये समीकरण संगत हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में समीकरण क्या हो जाएंगे? संगत, क्योंकि हल आ रहा है। हल नहीं आ रहा तो भाई क्या बोलोगे? असंगत हो जाएंगे। भाई समीकरण कैसे होंगे? असंगत हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन में अनंत हल आ रहे हैं तो भाई समीकरण कैसे हो जाएंगे? संगति होंगे। हल होंगे तो संगत और हल न होंगे तो असंगत होंगे। ठीक है, दो बात तो आपको ये याद रखनी है। वापस देख लेना, इस समीकरण में ये दो समीकरण आएंगे, उनमें हो सकता है कि ये वाला और ये वाला एक अनुपात, इसका अनुपात दोनों बराबर ना आए। और जब बराबर ना आए तो हल एक होता है और संगत होगा। यदि ये दोनों तो बराबर आ जाते और ये बराबर ना आता तो कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। यदि सारे के सारे तीनों के तीनों ही बराबर आ जाए तो अनंत हल होंगे और संगत होगा। अब तीसरी कंडीशन देख लेना, यदि एक हल आ रहा है, देखो इससे तुम बनेगी एक रेखा, इससे भी बनेगी एक रेखा। एक समीकरण से एक रेखा बनती है, ध्यान दे लेना अच्छी तरह से। एक समीकरण से एक रेखा, दूसरे समीकरण से एक रेखा, दो रेखाएं आ गई। अब यदि यहां पर ये दो समीकरणों की बात कर रहा है तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा इस कंडीशन में? तो दोनों रेखाएं देखो किस स्थिति में रहेंगी, ध्यान देना। यदि हल एक है तो इसकी एक बिंदु इसकी एक बिंदु से मिल जाएगी। यदि हल एक है तो इसकी एक बिंदु इसकी एक बिंदु से मिल जाएगी। दोनों समीकरणों का संबंध देख रहा हूं ना, तो इसकी दोनों रेखाएं देखो किस कंडीशन में रहेंगी? इसकी एक बिंदु इसकी एक बिंदु से मिलेगी। मान लो ये दो रेखाएं हैं तो एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर, ऐसे तो मिलेंगी। जब ऐसे मिलेंगी, एक बिंदु देखो यहां पर मिल गई, इसे बोला जाता है प्रतिच्छेदी। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी। जब रेखाएं कटती है ना एक दूसरे से, उनको प्रतिच्छेदी कहा जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है क्योंकि एक एक बिंदु मिलाना था, एक हल आ रहा है इसलिए। यदि कोई हल ना आए, यदि कोई हल ना आए तो क्या इसकी कोई बिंदु इसकी कोई बिंदु से मिलेगी? इसकी कोई बिंदु इसकी कोई बिंदु से नहीं मिलने वाली है। और जब कोई बिंदु से न मिले, ठीक है, इसकी कोई बिंदु इसकी कोई बिंदु से न मिले, ठीक है, तो ध्यान रखना इसे क्या बोलते हैं? इसे समांतर बोलते हैं। जब कोई बिंदु मिलेगी नहीं तो रेखाएं कटनी नहीं है, तो ये क्या होगा? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समांतर। ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसकी कोई बिंदु इसकी कोई बिंदु से नहीं मिलेगी। ठीक है, दोनों बिंदुएं समान दूरी पर रहेंगी। अब तीसरी कंडीशन आ गई संगत। तीसरी कौन सी है? संगत। संगत और अनंत हल। संगत मतलब इसमें अनंत हल है तो संगत होगा, और अनंत हल आ रहे हैं तो बिंदु कितनी मिलनी चाहिए? अनंत बिंदु इसकी अनंत बिंदु से मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, अनंत बिंदु तो बहुत सारी हो गई। अब इसकी पूरी की पूरी बिंदुओं को इसकी पूरी की पूरी बिंदुओं से मिलाना है। अनंत बिंदु ये रही, अनंत बिंदु ये है, तो बताओ मिलाना है तो कैसे मिलेगा? इस रेखा पर इन सारी बिंदुओं को उठा के डाल दो। ऐसे कैसे उठा के डाल दो? पूरी बिंदुओं को इसकी बिंदुओं पर उठा के डाल दो। ऐसे कैसे? तो भाई ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समपाती। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? समपाती कहलाएगा। ठीक है, बस ये चीज आपको याद हो जाएगी ना तो आपका पूरा टाइप नंबर 3 है ना, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो अब तक बताइए ना मैंने चीज, यदि आप अच्छे से सीख लेते हो तो पूरा टाइप नंबर 3 आपका क्लियर मिलेगा। एक बार मैं वापस बता देता हूं पूरी चीजें। देखो समीकरण होंगे दो, ध्यान से समझ लेना, वापस से पूरी चीज रिपीट कर लेना। समीकरण होंगे दो समीकरण को युगपत समीकरण। एक समीकरण से एक रेखा, दूसरे समीकरण से एक सीधी रेखा, बताया था ना, सरल रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर क्या होगा? यदि इसका अनुपात ले लो और इसका अनुपात ले लो, गुणांकों का संबंध है, ये गुणांक है, गुणा में है ना, इसलिए गुणांक बोलते हैं। तो इनका अनुपात दोनों यदि बराबर ना आए, इन दोनों का अनुपात बराबर ना आए तो एक हल होता है और संगत होता है, हल होता है तो, और एक हल है तो एक बिंदु मिल जाती है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। यदि इसका अनुपात बराबर आ जाए और ये बराबर ना आए तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एक भी हल नहीं होगा और समीकरण क्या होगा? असंगत। और यहाँ पर दोनों रेखाएं दूर दूर जाएंगी क्योंकि कोई बिंदु मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए समांतर हो जाएगा।
तीसरी कंडीशन देख लीजिए। तीसरी कंडीशन आप लोगों के पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यदि ये बन जाती है तो हल अनंत होंगे। अनंत हल होंगे तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और संगत होंगे तो बिंदु कितने मिलेंगे, अनंत बिंदुओं से अनंत बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, एक ही रेखा नजर आएगी, समपाती कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें आपके नोट्स में भी है और आपने दोबारा से रिपीट भी कर लिया है। ठीक है, तो देखिए इसे आप वीडियो को पॉज करके और इन सारी चीजों को नोट कर सकते हो बैक करके वापस से। ठीक है, नोट करके और फिर आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके जवाब देना आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन शुरू करता हूं। देखो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लेना। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y और बराबर में 6, ऐसे भी आ सकता है समीकरण, दोनों तरह से करके बताऊंगा आपको। तथा दूसरा समीकरण है यहां पर आपके पास आ गया, मान लीजिए 4x प्लस 6y बराबर 18 है, तो समीकरण के कितने हल होंगे, समीकरण के कितने हल होंगे, या पूछेगा ग्राफ कौन सा बनेगा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी पूछ लेगा, कितने हल होंगे, ग्राफ कौन सा बनेगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आपके पास दो समीकरण है। ठीक है, तो हल कर लो। आप पहले इनको ऊपर नीचे से लिख लिया करो। 2x 3y बराबर 6 हो गया और 4x प्लस 6y बराबर में 18 हो गया। ठीक है, अब इनके गुणांकों का संबंध देखो, पहले इन दोनों का अनुपात निकालो। ये तो हो गया a1 a2, ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, यही तो आ रहा है। तो ये a1 और a2 हो गया। ठीक है, लिख दो a1 बटा a2 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसे काट लेना। फिर b1 बटा b2 करो, b1 बटा b2 3 1 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 ये आ गया। फिर c1 बटा c2 करो, 6 बटा 18, 6 एकम 6, 36 18, 1 बटा 3 ये आ गया। ठीक है, तो कौन कौन बराबर है देख लो, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ये तो है दोनों बराबर। ठीक है, 1 बटा 2 1 बटा 2 आ गए, ये दोनों तो है बराबर। और c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो भाई ये कंडीशन कौन सी बनेगी, ये बनेगी अनंत हल वाली। ठीक है, अनंत हल वाली बनेगी क्या, नहीं। अनंत हल वाली कब बनती, जब तीनों बराबर हो। क्या पहली कंडीशन बनेगी, नहीं, दूसरी बनेगी। ये वाली कंडीशन देख लो, दूसरी वाली थी c1 बटा c2, यहाँ पर आ रहा था ना, ये वाली दूसरी कंडीशन थी। और इसमें क्या बोलोगे आप, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, जब हल ही नहीं है तो एक तो असंगत हो जाएगा समीकरण, और भाई ग्राफ कौन सा बनेगा, दोनों रेखाएं दूर दूर चलनी चाहिए। तो दूसरी दो रेखाएं दूर दूर चलेंगे, दूर से चलेंगे तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो कोई सा भी चीज यहाँ पर पूछ सकता है, नोट कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर सकते हो इनको आप। आपका टाइप नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, इस टाइप के बाद में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, दो चर का रैखिक समीकरण भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर एक नया चैप्टर आपके सामने आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो यहां पर तो वही पूछेगा, समीकरण के कितने हल है और ग्राफ है, कितने हल है और ग्राफ बता दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी चीज पूछेगा, बदलेगा तो सिर्फ यहां पर बदलेगा। ठीक है, बदलाव सिर्फ यहां पर होगा। अब देखो यहां पर मान लीजिए आ गया 4x प्लस 5y माइनस 7। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है समीकरण, दोनों इधर ही आएंगे फिर आएंगे तो। और एक आ गया 3x प्लस 2y और बराबर में माइनस का 7। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो इसमें तो बराबर के इधर है c और इसमें बराबर के इधर है। सबसे पहला काम यह है, दोनों बराबर के एक तरफ होनी चाहिए, या तो इसे इधर ले आओ या फिर इसे इधर ले आओ, दोनों को एक तरफ लेके आओ। ठीक है, तो ये तो इधर है ही 4x प्लस 5y और माइनस 7 बराबर 0, तो इसको भी इधर लेके आ जाओ। ठीक है, क्या हो गया 3x प्लस 2y और ये इधर आएगा तो प्लस का 7 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब गुणांक बनाओ, ये हो गया 4/3 और ये हो गया 5/2। क्या कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो आप क्या बोलोगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन बन गई, पहली कंडीशन।
हल कितना होगा, एक अद्वितीय हल होगा पहली कंडीशन में। समीकरण के कितने हल है, एक अद्वितीय हल। संगत होगा क्या, संगत संगत होगा, ठीक है, क्या होगा, संगत होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा इसमें प्रतिच्छेदी, ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। भाई पिछले क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हूं, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया होगा संगत यदि बताया हो ना पिछले में तो असंगत होगा, ध्यान रखना। पिछला जो क्वेश्चन क्या था ना उसमें दूसरी कंडीशन आ रही थी, कोई हल नहीं था, है ना, तो मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में थोड़ा सा भूल रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे लग रहा है मेरे को मैंने सही बताया कि आपको गलत बताया है, संगत की असंगत बताया है। लेकिन आप पिछला वाला जो क्वेश्चन किए हो ना उसमें कंफर्म कर लेना, यदि असंगत बताया तो बढ़िया है, यदि गलती से मैंने संगत बोल दिया था ना तो संगत तब होता है जब कोई हल होता है। पिछली वाली कंडीशन में क्या बोला था हमने, कोई हल नहीं है तो असंगति होगा, ठीक है, कोई हल ना हो तो असंगत होता है, ठीक है। तो पिछले में यदि मैंने गलती से बोल दिया हूं तो उसे सही कर लेना आप लोग, असंगत होगा पिछले में। इसमें क्या होगा, इसमें एक हल है तो भाई ग्राफ तो बनेगा प्रतिच्छेदी और समीकरण क्या होगा, हल होता है तो संगत होता है, ठीक है। ये संगत वाली बात भी याद रखना, संगत वाला भी पूछ लेता है कई बार आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और यहां पर आ गया तथा माइनस का 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 है। तो समीकरण के कितने हल है और ग्राफ, ये दोनों चीज आपको बतानी है। एक बार ट्राई कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए आप सभी, फिर आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। सब कोशिश कर लीजिए अच्छे से। कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखो क्या करोगे आप, ऊपर नीचे लिख लेना समीकरणों को। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8 के बराबर तो 0 ये आ गया, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना। 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 ये आ गया। आप दोनों को इनको ले लीजिए, ठीक है। तो a1 बटा a2, a1 बटा a2 का मान कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, ठीक है। इनका तो मान आ गया 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस का आ रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी चाहिए भी 1/2 आ गया, ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक है। इसको भी ले लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी बराबर आ गया। तीनों बराबर आ जाए तो कंडीशन कौन सी बन रही है, तीसरी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। भाई क्या होंगे, अनंत हल, हल है तो संगत, और भाई ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती, ठीक है। तीसरी कंडीशन में जो भी बातें लिखाई थी ना वो सारी बातें आप लिख देना। तो भाई इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपके सामने आ रहा है एक क्वेश्चन, ये देख लीजिए, आपके पास है 2x प्लस ky, देखो नई तरह के क्वेश्चन आ गया आपके पास। 2x प्लस ky बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 में निकाय का कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा। क्या बोला, कोई हल नहीं है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कोई हल नहीं है कब होता है, दूसरी कंडीशन में तो होता है ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, कोई हल नहीं है, इस कंडीशन में होता है। तो आप a1 की जगह पर तो क्या लिख दोगे 2, a2 की जगह पर क्या लिख दोगे 3, उधर तो 1 उठाओ इधर 2 उठाओ, बराबर b1 की जगह पर क्या लिख दोगे k, b2 की जगह पर क्या आएगा -5, बराबर नहीं है c1 की जगह पर क्या आएगा 1, c2 की जगह पर क्या आएगा 7। आपको सब जगह पर k बराबर उत्तर मिल रहा है, देखो k बराबर k बराबर, तो आप इसमें k को तो लेना है ही और बराबर वाली चीज लेना, इसको छोड़ देना जब बराबर में उत्तर आ रहा हो तो। और यदि उत्तर ऐसे आ रहा होता ना बराबर नहीं है तो फिर आप इन दोनों को ले लेते, ठीक है। यदि बराबर नहीं है वाला आए तो आप इन दोनों को ले लोगे, और यदि बराबर है वाला आया है तो इन दोनों को ले लो। अब हल कर लीजिए, 3k बराबर
5 दूनी 10 और के बराबर आ गया -10/3। बस इतना सा करना है, आपका ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अभी और समझ में आ जाएगा, यदि किसी को कम समझ में आया तो। ये देखिए कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करना है, आपको कोशिश करनी है। पूरी 20-30 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिल रहा है, तो कोशिश करके देख लीजिए सभी। के एक्स प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 1 हो तो निकाय के कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा। करते रहिए कोशिश। ओके, कर लिया होगा भाई सभी ने ना। ओके, तो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए सभी, यहां पर हम देखो वापस से एक कंडीशन देखेंगे कि कौन सी कंडीशन लगेगी। निकाय का कोई हल नहीं है। अब निकाय का कोई हल नहीं है तो दूसरी। यदि बोलता कि निकाय के अनंत हल है तो आप क्या बोलोगे, तीसरी। यदि बोले एक ही हल है तो कौन से लगाओगे, पहली। ठीक है भाई, इसमें तो दूसरी लगा दो। दूसरी कौन सी होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। a1 की जगह k, a2 की जगह 3, b1 की जगह 2, b2 की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बराबर c1 की जगह 5, c2 की जगह 1। ठीक है, बराबर ही पूछा है, के का मान ज्ञात करो। तो आप बस ये बता दीजिए 3 दूनी 6, ए ऑप्शन आ जाएगा के का मान। ठीक है, तो ऐसे तीनों कंडीशन में से कोई से भी कंडीशन का यहाँ पर नाम लिखा हुआ सकता है और आपको इस तरह से के का मान बताना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अपन और करके देख लेते हैं। देखो ये वापस से कोई हल नहीं वाला क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, इसे और करके देख लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। फिर 1-2 क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं और टॉपिक आपका समाप्त कर देते हैं। करके देख लीजिए सभी अच्छे से। 20 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको, 20 सेकंड। 10 सेकंड हो चुकी है। ओके, तो अगली 10 सेकंड भी आपकी पूरी समाप्त हो चुकी है। तो अब मैं समझा देता हूं। ठीक है, वापस से देखिए, कोई हल नहीं है। कौन सी कंडीशन है, दूसरी है। दूसरी वाली कौन सी, a1/a2। बस a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका मान ढंग से ले लेना। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 बराबर नहीं है c1/c2। ये देख लीजिए बराबर वाला ही आ रहा है, लैम्डा बराबर 3/2 उत्तर आ गया। ठीक है, लैम्डा है ये। ठीक है, चिन्ह है लैम्डा बराबर 3/2। कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बटा में 1 है तो लैम्डा ही हो जाएगा। ये देखो आपको उत्तर आ गया तुरंत ही। बस ऐसे कुछ ही सेकंड में आपके आंसर आ जाते हैं ऐसे प्रश्नों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कोई हल नहीं है का ही है। ठीक है, ये देखिए, ये करके देख लीजिए, अब की बार अनंत हल आ गया। ये करके देख लीजिए आप सभी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा इसके लिए आपको। इसके लिए पूरा 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं। यदि समीकरण युग्मित 2x + 3y = 7, a + b x + 2a - b y = 21 के अनंत हल है तो a व b के मान ज्ञात करो। भाई इसमें टाइप नंबर फर्स्ट भी काम में आ जाएगा, टाइप नंबर सेकंड भी काम में आ जाएगा और आपका टाइप नंबर थर्ड आपका चल ही रहा है। तीनों टाइप मिलकर आ जाएंगे। देखना यहाँ पर काम में आपकी बार इस क्वेश्चन में। कोशिश कर लीजिए सभी।
ठीक है भाई, आ गया होगा, कर लिए होंगे ना करने वाले तो। चलो 20 सेकंड का टाइम और ले लीजिए ना, 20 सेकंड का टाइम और ले लीजिए। ओके, तो अब मैं बता देता हूं, अनंत हल है, अनंत हल आ जाए तो कंडीशन कौन सी लगेगी? तीसरी। कौन सी भाई? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब मान रखना शुरू कर दो। x के साथ है ना, पहला ये a1 है, दूसरे x के साथ है ना ये a2 है, 2 बटा a प्लस b लिख दिया, ठीक है, बराबर b1, y के साथ b1 है, ठीक है, दूसरे y के साथ b2 है, ठीक है, और फिर c1 बटा c2, 7 बटा 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1 बटा 3 ही आ गया। लिख दे तीनों को बराबर। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर टाइप नंबर 2 में यदि 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा बराबर का चिन्ह आ जाए, 2 से ज्यादा भिन्न आ जाए, तो आपको मैंने बताया था एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया करो। लेकिन आप सुनना, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, एक बार तो इन दोनों को गुणा कर लो। देखो एक तरफ तो क्या हो गया, 2 बटा a प्लस b बराबर 1 बटा 3 को हल कर लो, और दूसरी तरफ 3 बटा 2a माइनस b और बराबर आ गया 1 बटा 3। दोनों बार में 1 बटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि a प्लस b और 2a माइनस b ये इक्वेशन बनने के चांस है, इसलिए 1 बटा 3 से दोनों को गुणा कर, दोनों को बराबर में रख लिया। क्योंकि ये भी तो बराबर है, ये भी बराबर है, सारे बराबर है, तो किसी को भी किसी का बराबर रखो, चाहे इनको बराबर, चाहे इनको बराबर, चाहे इनको बराबर, चाहे इनको बराबर, किसी को बराबर कर लो। तो आपने इसको इसको किया, इसको बराबर किया। अब हल करो, a प्लस b बराबर तो कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है, और ये देखो 2a माइनस b बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। और हल करना आपको आता है, a प्लस b बराबर 6, 2a माइनस b बराबर 9, समान संख्या विपरीत चिन्ह, 2a और a 3a आ गया ना टाइप नंबर फर्स्ट। देखो टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर थर्ड, तीनों टाइप एक साथ आ रहे हैं। 15 है ना, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ गया? 3 पंजे 15, a का मान 5, तो b का मान कितना हो जाएगा भाई? 5 इधर आएगा माइनस का, b का मान कितना हो गया? 1। 5 और 1 आपको उत्तर आ रहा होगा, a ऑप्शन आ गया आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर को सोल्व किया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेकर फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक आप बस हर एक टॉपिक को बड़े से टारगेट करते रहो, जितने क्वेश्चन आए उतने करते रहो, और जो आ जाता है उनको बार बार सोल्व करते रहो। पिछले वाले टॉपिक्स जरूर बार बार सोल्व करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।